हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, लिटरली हम इसको मास्टर ही करने वाले हैं। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखा तो लास्ट तक जाते जाते आपको इतना रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने इस तरीके से तो सिलेबस कभी पहले देखा ही नहीं, इस तरीके से हमने इस सिलेबस को कभी पढ़ा ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम पीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, पैटर्न जो नया चेंज हो चुका है बीपीएससी का वो हम देखेंगे, बिल्कुल अपडेटेड अभी तक के। फिर पीवाईक्यू से रिलेट करके देखेंगे कि पीवाईक्यू से हम कीवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमें एग्ज़ामिनेशन में पढ़ने में आसानी हो कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसको कर देते हैं इरेज। चलिए तो पहला हम पीटी का सिलेबस देखते हैं। तो जनरल स्टडीज़ विल इंक्लूड क्वेश्चंस कवरिंग द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ नॉलेज, जिसमें जनरल साइंस से पूछा जाएगा आपसे सवाल और करेंट इवेंट से पूछे जाएंगे ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़िए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेंट में जो चल रहा है उस इवेंट को तो हमें पढ़ना है, उस इवेंट से तो सवाल पूछेगा, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल के इम्पोर्टेंस में आता है। तो ये नहीं कि मतलब गली मोहल्ले में कुछ चीज़ें घट रही है तो हम वो चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट लेवल का कोई खेल वगैरह चल रहा है तो उसको हम इस नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में कवर कर रहे हैं, जी नहीं। तो ये करेंट अफेयर्स आपको यहाँ से ये चीज़ देखना है कि वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब बिहार का जो है ना, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री ऑफ बिहार नहीं लिखा, यहाँ पे लिख रहा है, आपको कीवर्ड दे रहा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ बिहार। यानी बिहार के जो हिस्ट्री है ना उसमें कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, कुछ सैलिएंट फीचर्स ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इस कीवर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान रखें। हमें बिहार के हिस्ट्री पे कोई क्या बोलते हैं पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, उस पर पूरा रिसर्च वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसकी मुख्य बातों के बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार। जनरल ज्योग्राफी, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में आप बिल्कुल ही एक्सपर्ट बन जाओ। ज्योग्राफी का क्या बोलते हैं कि आप उस पर एनालिसिस शुरू कर दो, ज्योग्राफी में पीएचडी कर लो। ये नहीं कह रहा है बीपीएससी। बीपीएससी कह रहा है कि बस जनरल ज्योग्राफी के बारे में आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, वो जनरल नॉलेज होनी चाहिए। फिर डिवीज़न ऑफ बिहार, बिहार के डिवीज़न के बारे में एंड इट्स मेजर रिवर और सिस्टम। तो डिवीज़न, जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार पूछ रहा है, जिसमें कि फिज़िकल डिवीज़न वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अब बिहार की बात करो, जैसे सदर्न प्लेटू रीजन, बिहार से गंगेटिक प्लेन, शिवालिक रीजन, इसमें बिहार 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम जोग्राफिकल डिवीज़न देखें तो जैसे हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, ये सारे कुछ हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या हमें यहाँ से सिलेबस में पूछ रहा है। तो इस तरीके से ये बिहार का हो या इंडिया का, ये डिविजन्स हमें पढ़ना होगा। बिल्कुल यहाँ पे मेंशन आपको सिलेबस में दिख रहा है। फिर यहाँ पे मेजर रिवर्स, नदियाँ बहुत सारी होती है, ठीक है। कई सारी नदियाँ जो है बिहार में भी बह रही है और ऑल ओवर इंडिया में भी बह रही है, लेकिन सारी नदियों को नहीं बोला गया है। मेजर रिवर जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं
उसके साथ यहाँ पे यूज़ कर दिया है सिस्टम। सिर्फ नदियों को आप अकेला ही मत पढ़ लीजिए, पूरे रिवर सिस्टम्स को पढ़िए, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। उसमें क्या होएगा, उसमें आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलेगी, जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ यहाँ पे मिल रही है, उन सारी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पूरे सिस्टम को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एकदम क्लियरली यहाँ पे मेंशन है आपके पास। मतलब इस छोटे से सिलेबस में बहुत चीज़ें आपके डाले हुए हैं। तो पूरा मेजर रिवर सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार। इंडियन पॉलिटी हमें पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, और बिहार की इकोनॉमी में जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे वर्ड कीवर्ड देखिए, इसकी इकोनॉमी में क्या बदलाव हुए हैं आज़ादी के बाद से आपको पता होगा, पहले तो पूरे देश भर में 5 ईयर प्लान चला। फिर जो है कैसे 1992 के बाद जब एलपीजी आया तो उसके बाद उसमें क्या बदलाव हुए 5 ईयर प्लान वगैरह में। उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं प्लानिंग, तो वो उसको बिहार में भी क्या चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चंस इस सब से पूछ देता है बीपीएससी, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इस तरह के सवाल तो कभी पूछा ही नहीं जा सकता है, सिलेबस में भी नहीं दिया गया है, क्योंकि सिलेबस को आपने उस तरीके से देखा ही नहीं। समझ रहे हो बात। फिर आ गया तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री का जो पार्ट है, हिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब PYQ उठाकर देखो, ठीक है। एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट। और साथ में जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा था। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, रिवोल्ट था, उससे लेकर 1947 तक यानी आज़ादी तक का जो पीरियड है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ जाएगा। उसमें बहुत सारे मूवमेंट लाए गए हैं, ठीक है। सभी जो सत्याग्रह वगैरह आया, चंपारण सत्याग्रह हो, या फिर आप देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो कई सारे मूवमेंट जो आए, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ये सिर्फ यही चीज़ आपको बता रहा है, यही एक वर्ड बता रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार। और बिहार के कौन कौन से लीडर इसमें शामिल थे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। बिहार का क्या रोल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब आपको लगेगा ना कि सर ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट इस तो हम पढ़ लेंगे आसानी से, लेकिन बिहार का भी आप बोल रहे हो। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बिहार के हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा PhD वगैरह कर लेना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो ना, उसी में थोड़ा सा 4-5 लाइनें आपको बिहार के बारे में भी देता है। देखो, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, पूरे स्टैंडर्ड बुक का लिस्ट मैं लेकर आऊँगा। तो स्पेक्ट्रम से जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है ना कि बिहार का क्या रोल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो भी दिया हुआ है। तो उसमें जितना दिया हुआ है ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, पूरा 1 पेज भी नहीं है, हाफ पेज ही है, ठीक है। हाफ पेज ही है बिहार के बारे में उसमें दिया हुआ, और वही बहुत इम्पोर्टेंट है। और उतना ही हमें पढ़ना है बिहार के बारे में। बिहार के बारे में उससे और ज़्यादा कहीं से लाकर आपको नहीं पढ़ना है। वो जो उस तरीके से जो दिया हुआ है ना, उसको ही पढ़ना है। और उसी तरीके से जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी आंदोलन वगैरह पूरे देश भर में हो रहे हैं, उसमें बिहार का क्या रोल है, अगर वो स्पेक्ट्रम में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बिहार का जो क्राउन है उसमें आप पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ें भी ध्यान के रखना।
एंड इट आल्सो क्वेश्चंस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी। ये याद रखिए कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपका एक मेंटल जो एबिलिटी है वो डेवलप होना चाहिए, बिल्कुल जनरल मेंटल एबिलिटी ऐसा डेवलप होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यू जो है ना उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वो डायरेक्ट आपको सवाल वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा और आंसर दे दो, ये सब चीज़ें वो मेंशन भी नहीं किया है। वो वन लाइनर भी दे सकता है और स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है। और रिसेंटली जो पैटर्न हमने देखा है 68th बीपीएससी से 69th बीपीएससी में हमने जो पैटर्न देखा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि अब स्टेटमेंट वाइज भी आएगा, तो आपके पास एमसीक्यू सॉल्व करने का वो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए, क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। जनरल साइंस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ well educated person who has not made a special study of any scientific discipline। क्या बोल रहा है आपको? बोल रहा है कि साइंस में बस जनरल साइंस हमको चाहिए। आप जनरल साइंस पढ़ो, जनरल एप्रिसिएशन पढ़ो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग साइंस के बारे में आपके पास डेवलप होना चाहिए। जो एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे इंसान के पास साइंस के बारे में जितनी जानकारी होती है उतना तो आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं, नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। कोई आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, पूरे साइंटिस्ट लेवल पे रिसर्च करना नहीं है आपको साइंस में। ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ पे लिख रहा है, देखिए एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस्ड यहाँ पे होगा। एवरीडे आप जब जो चीज़ देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अगल बगल जो देख रहे हो वो साइंस पे बेस्ड है। क्या है? जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, जैसे किचन के अप्लायंसेस, किचन में अप्लायंसेस जो होते हैं, माइक्रोवेव्स, इंडक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब माइक्रोवेव जो है वो किस चीज़ पे काम करता है? तो माइक्रोवेव में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ताकि जो खाना है उसको जल्दी से पका सके, हीट कर सके। अब जो किचन में इंडक्शन का यूज़ करते हो वो कैसे यूज़ होता है? उसमें क्या यूज़ होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का उसमें यूज़ किया जाता है हीट, डायरेक्टली हीट को जनरेट करने के लिए। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आप जिसके बारे में साइंस के बारे में उस साइंस के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मेडिकल पर्पस में आप एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड वगैरह देखते ही हो। सोलर एनर्जी, जैसे सोलर प्लेट अगर आप देखते हो छत वगैरह पर जो लगा रहता है, या फिर स्ट्रीट लाइट में देख रहे हो सोलर प्लेट, सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, विंड एनर्जी का यूज़ हो रहा है। ये सब चीज़ क्या है? साइंस है। वेस्ट, आप जो कचरा फेंकने जा रहे हो, कचड़े से रिसाइकल किया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो रिसाइकलिंग करने वाला जो मशीन है वो किस चीज़ से बना है? मशीन से। साइंस, उसमें भी साइंस है। आप आप अपने अगल बगल जो पेड़ पौधा देख रहे हो, पत्तियां जो है हरी है, वो अपने खाना पीना कैसे बना रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है। वो क्या है? साइंस है। आप किसी बस में बैठ रहे हो तो बस अचानक से रुक रही है, तो आपको झटका लग रहा है, वो क्या है? साइंस है, न्यूटन्स लॉ। समझ रहे हो? तो बिल्कुल जनरल साइंस आपसे पूछ रहा है। आपको साइंस में बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाने के लिए बिल्कुल ये नहीं कह रहा है। तो बात को आप समझिएगा थोड़ा सा डीपली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री में अब अगर देखा जाए, हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो एम्फेसिस विल बी ऑन अ ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री में बिल्कुल ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ द सब्जेक्ट। जब हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो और हिस्ट्री में हिस्ट्री का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आपने नहीं देखा, तो फिर हिस्ट्री को आपने देखा किसे? आप अगर 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा, इसके फेलियर का रीज़न आपसे पूछा जा, 1857 रिवोल्ट का रीज़न आपसे अगर पूछा कि क्या कारण थे इसके, तो
तो आपको जानना होगा कि सोशलिस्ट क्या कारण था, इकोनॉमिक क्या कारण था, पॉलिटिकल क्या कारण था। तो जब आप हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उसको देखना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। ये यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, एंड द कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। और इसके साथ ही जब हिस्ट्री पे आप एम्फेसिस डाल रहे हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो इसके साथ कैंडिडेट से ये भी उम्मीद रखा जाता है कि वो बिहार के भी हिस्ट्री से एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स उनके पास बिहार की हिस्ट्री का हो, उससे भी वो फैमिलियर हों, ठीक है। आपको बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल फैमिलियर आपसे पूछ रहा है कि बिल्कुल ही आप एक जनरल, आपको बिहार की हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, ये आपसे कह रहा है बीपीएससी। वहीं पे अब ज्योग्राफी में अगर देखो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लो तो इम्फेसिस विल बी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की तो ज्योग्राफी पढ़ोगे, बिहार की भी ज्योग्राफी पढ़ोगे, एंड क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल बी रिलेट टू। अब जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो इंडिया का पढ़ रहे हो या फिर आप बिहार का पढ़ रहे हो, आप उसका फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक नहीं देखोगे तो फिर कैसे चलेगा। फिज़िकल जैसे कि हमने अभी बताया कि फिज़िकल डिवीज़न जो हमने आपसे डिस्कस किया, बिहार का अगर हो गया तो जैसे सदर्न प्लेटू रीजन हो गया, बिहार गंगेटिक्स प्लेन हो गया, शिवालिक रीजन हो गया। इंडिया भर में जैसे हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट डिज़र्ट जो है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेटू, ये सब हैं। तो ये क्या हुआ, फिज़िकल हो गया। अब सोशल में देखो, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया, डेमोग्राफी आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक में देखो तो इंडस्ट्री वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन एस्पेक्ट्स पे आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखो। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। आगे कहता है ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है भाई कि एग्रीकल्चर से हम सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। यहाँ पे बता दिया है कि मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का क्या है एंड नेचुरल रिसोर्सेज के क्या हैं, ये हमें बताइए। क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम जब पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी की, तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी नहीं, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम का नॉलेज आपके पास, एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का। जैसे हमारा फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जिस तरीके से पूरा एक हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक एक पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, मंत्रालय है, में मिनिस्ट्री वगैरह है। तो ये एक पूरा सिस्टम काम करता है, वो पूरा सिस्टम आपको पढ़ना है। पंचायती राज सिस्टम आपको पढ़ना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। अब आपसे सवाल पूछ देता है जीविका से, आशा वर्कर से सवाल जब पूछता है तो आपको लगता है कि अरे ये कहाँ से सवाल पूछ रहा है ये सब। तो जीविका, आशा वर्कर किस में आ जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट से ही में तो आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछ रहा है। फिर देखिए क्लियरली प्लानिंग इन इंडिया। अब जो 5 ईयर प्लानिंग था जो कि अब बंद हो गया, उसकी जगह पे अब नीति आयोग आ गया, उसके बारे में आपसे सवाल पूछेगा। प्लानिंग का क्या टारगेट था, कितने प्लानिंग थे, प्लानिंग में कब हॉलीडे भी रहा था, ठीक है, मतलब 1-2 सालों का गैप भी बीच बीच में रहा था, उसका नाम भी रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हर 5 ईयर प्लान में एक टारगेट सेट किया जाता था, हर का एक मोटिव होता था, हर प्लानिंग का, हर 5 ईयर प्लान का। तो वो आपको जानना ज़रूरी है, समझ रहे हो बात। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि हाँ प्लानिंग इन इंडिया तो देखना ही है, साथ में बिहार में भी प्लानिंग का क्या रिजल्ट रहा, प्लानिंग कैसा चल रहा था बिहार में, उसके बारे में भी तो आपको जानकारी रखनी है।
तो अब जो भी इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हो ना, साथ में कुछ चीज़ें आपको उसको बिहार से भी कनेक्ट करके देखते रहना है। ठीक है, बिहार से बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बस थोड़े सा ही आपको अगर मिल जाए उससे कनेक्टेड, तो बस वो चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आ जाते हैं, क्वेश्चन ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस। तो 19वीं शताब्दी में जो रिसर्जेंस हुए थे उनका क्या रीज़न था, उसके क्या नेचर थे, क्या कैरेक्टर थे, उससे आपको सवाल पूछेगा। ये हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, और सेम चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट मेंस में भी आपसे पूछेगा। अभी हम मेंस का भी हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। फिर तो यहाँ पे 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हमने कैसे प्राप्त करी, तो वो तो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जब पढ़ोगे आप तो ये पूरा चीज़ें आप उसी में पढ़ लोगे। समझ रहे हो बात। एंड कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन द रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आप देख रहे हो हर चीज़ में जो आप इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हो ना, अगर वो पॉसिबल है बिहार में भी, तो वो बिहार से भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ही अगर जानकारी उसके बारे में है तो थोड़ा सा ही पढ़ना है, हमें बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी है। समझ रहे हो बात। तो ये पूरा प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, और ये पूरा सिलेबस इतना कुछ आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, और इससे ही लगभग मिलता जुलता आपको मेंस का सिलेबस मिलेगा। तो मेंस के सिलेबस में आपको पता ही होगा, एक जनरल हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ इसमें सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता है। ठीक है, जिसमें निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण से आपसे सवाल पूछेगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से। तो देखिए, जीएस पेपर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे आपसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेगा, और इंडियन कल्चर के बारे में पूछेगा। इंडियन कल्चर में आर्ट एंड कल्चर आप एक तरह से कह सकते हो। फिर करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछेगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स, डायग्राम्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि जीएस 1 का पार्ट है। और जीएस 2 का जो पार्ट है वह इंडियन पॉलिटी से आपसे सवाल पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आपसे सवाल पूछेगा, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे सवाल पूछेगा। और साथ में साइंस एंड टेक का इंडिया के डेवलपमेंट में तो ये पूछ ही रहा है, साथ में आप यहाँ पे बिहार भी ऐड करके चलो, क्योंकि बिहार से भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आएगा ही आएगा, इंडियन कल्चर। फिर आपसे यहाँ पे सवाल है इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन पूछ रहा है। अब जब वेस्टर्न पीपल इंडिया पे 200 साल उन्होंने राज किया है, तो उन्होंने अपना एजुकेशन तो फैलाया ही है, तो उस एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। फिर है इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सेम चीज़ आपने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार से, जैसे जो आपको एमसीक्यू में जिस तरह से वहाँ से पूछ रहा है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मेंस में पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की अलग प्रिपरेशन और मेंस की अलग प्रिपरेशन। आप इस तरीके से ही पढ़ोगे तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए यही चीज़ हमें समझना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मेंस में, कौन कौन से प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। 1857 इन बिहार, देखा आपने प्रीलिम्स में भी ये इससे सवाल पूछ रहा है। तो अगर आप 1857 पे आपने कोई नोट्स प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो क्या ये आपको प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा? क्या जब ये पूरा नोट्स आपने बना रखा है, इसको पढ़ रखा है, तो क्या प्रीलिम्स वाले एमसीक्यू आपसे सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी तरीके से बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, इसमें कोई डाउट नहीं।
क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, संथाल अपराइजिंग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे सवाल पूछेगा। फिर देखिए आर्ट एंड कल्चर में आपसे मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम पेंटिंग, ये आपसे सवाल पूछेगा। विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेस, इट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस। फिर गांधी जी, टैगोर, नेहरू, ये तीन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के आइडियोलॉजी भी पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आप स्पेक्ट्रम से भी थोड़ा बहुत इस आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हो, नहीं तो एक छोटी सी बुक भी आती है गांधी, टैगोर, नेहरू के नाम से ही आती है, तो ये उसमें ये पूरा आइडियोलॉजी आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर बाकी तो ग्राफ्स, डायग्राम्स वगैरह ये थर्ड में आता ही है। फिर कॉमन सेंस कंक्लूजन्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन स्टैटिस्टिकल। अब जो ग्राफ, जो डीआई की हम बात कर रहे हैं, जो डीआई का सवाल पूछ रहा है उसमें आपको कह रहा है कि कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कॉमन सेंस कंक्लूजन्स फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन डीआई में दिया गया है उसमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है और कंक्लूजन्स निकालने हैं। ठीक है, सो इजी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे हमने बात किया पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हमें पढ़ना है फेडरल वगैरह और स्टेट, यूनियन और स्टेट का रिलेशन, ये सब वगैरह पढ़ना है पूरा मेंस में। तो मेंस का जब आप पढ़ रहे होगे तो पॉलिटी ऑब्वियसली उससे प्रीलिम्स का भी क्लियर होता जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो प्लानिंग इन इंडिया मेंस में भी है और आपको हमने प्री में भी दिखाया। फिर एंड द फिज़िकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी अभी हमने प्रीलिम्स में आपको दिखाया। फिर आप देखो द थर्ड पार्ट रिलेटिंग टू द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, एक तरह से जब बीपीएससी जो साइंस का सवाल पूछता है ना, ये एक अप्लाइड साइंस पूछता है, बिल्कुल रिसर्च वाला साइंस नहीं पूछता है, ये अप्लाइड साइंस पूछता है जिसका साइंस का एक्चुअली यूज़ क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द रोल इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिहार, एम्फेसिस विल बी ऑन द अप्लाइड एस्पेक्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो भी साइंस से आपसे सवाल पूछ रहा है उसमें वो फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, वो अप्लाइड एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहा है बीपीएससी। समझ रहे हो बात। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि कौन कौन से टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस में बिल्कुल कॉमन है। तो अगर आपने मेंस का वो नोट्स प्रिपेयर किया तो वो प्रीलिम्स में भी हो जाएगा। ठीक है, एक साइंस है। ठीक है, साइंस एक थोड़ा सा अलग आप पढ़ सकते हो, क्योंकि साइंस जो है एमसीक्यू का अलग आप पढ़ सकते हो प्रीलिम्स के लिए, और साइंस एंड टेक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो सेम ही है। हिस्ट्री में, हाँ, हिस्ट्री में आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको एंशिएंट से भी कुछ सवाल होते हैं, मिडाइवल से भी सवाल होते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न से पूछेगा और आर्ट एंड कल्चर से आपसे सवाल, और आर्ट एंड कल्चर में भी उसने फिक्स कर रखा है मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम आर्ट, यही तो तीन गो से पूछता रहता है हमेशा। समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको सिलेबस को देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जब हिस्ट्री में हमें बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उससे हम सवाल पूरा पूछेंगे, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को बढ़िया से पढ़ लो, और भी हिस्ट्री पढ़ो, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिलेबस को देखना है। हाँ, तो अब आ जाते हैं पैटर्न पे। देखिए 68th बीपीएससी से ये पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, अब अगर जीएस पेपर 1 का आप अगर देखो, यानी कि 68th बीपीएससी में मेंस का पेपर चेंज था और 69th में भी मेंस का पेपर चेंज था। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, 78th बीपीएससी हो गया या फिर
फर्स्ट बीपीएससी हो गया, उन सब में ये चेंजेज आपको देखने को मिलने वाले हैं जब तक कि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं आता है। तो इसका बीपीएससी ने एक पैटर्न जारी किया है कि किस तरीके से हम सवाल पूछ रहे हैं या पूछने वाले हैं। तो पहला तो सेक्शन 1 जो होगा ना, जिसमें हिस्ट्री से आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछ रहा है, ये मेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है ये मेंस की बात हम कर रहे हैं। तो जिसमें सेक्शन 1 में जो होगा ना, पहले तो हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। शॉर्ट होगा लेकिन वो भी कंप्लीट 38 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और पर क्वेश्चंस 6 नंबर का या 7 नंबर का या 8 नंबर का, इस तरीके से कंप्लीट 38 मार्क्स का यहाँ पे करेगा, ठीक है। इस तरीके से अब शॉर्ट भी पूछ, पहले शॉर्ट नहीं पूछता था, डायरेक्ट लॉन्ग ही पूछता था तीनों सेक्शन। अब एक सेक्शन में बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आप या तो इसके आंसर करो या फिर इसके आंसर करो, आपको जो इजी लग रहा है उसका आंसर करो। 38 मार्क्स का ये होगा कंप्लीट। उसी तरह से क्वेश्चन 3 आप देखो, ये फर्स्ट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछता है। तो इसमें भी फिर एक ये वाला पैटर्न होगा और ये एक दूसरा होगा। सेक्शन 2 की हम अगर बात करें, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का करेंट इवेंट होगा, तो इसमें भी शॉर्ट आंसर पूछेगा एक में, और दूसरे में आपसे पूछेगा 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों में से आपको कोई एक का आंसर करना होगा। उसी तरीके से ये तीसरा भी रहेगा, यहाँ पे किसी एक का आंसर करना होगा, 38 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन 3 में अगर आ जाते हैं स्टैटिक्स, हम बात अब डीआई की कर रहे हैं, ये जीएस पेपर 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें डीआई में कोई शॉर्ट नहीं होगा, ये 36 मार्क्स का होगा। यहाँ टोटल 72 मार्क्स का ये सेक्शन 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस में से इसमें से एक का आंसर देना है आपको और इसमें से एक का आंसर आपको देने हैं। उसी तरीके से आपका जीएस पेपर 2 हो गया, तो उसी तरीके से आपका पहला जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा और बाकी लॉन्ग फॉर्मेट वाले। उसी तरीके से सेक्शन 2 में भी शॉर्ट आंसर, फिर यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट वाले। सेक्शन 3 देखिए, जिसमें कि हम साइंस एंड टेक का है, तो इसमें भी पहला जो है वो शॉर्ट आंसर पूछ रहा है और दूसरा 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, 36 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अब हो गया कि 68th बीपीएससी से ना एसए पेपर स्टार्ट हो चुका है। बीपीएससी में इसके पहले एसए पेपर नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल पेपर था। यहाँ पे ऑप्शनल पेपर जो है वो रिटन होता था, प्रॉपर रिटन, लेकिन ऑप्शनल पेपर अब बिल्कुल ऑप्शनल ही हो गया है, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग के साथ साथ ये अब एमसीक्यू है। आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ करना एक होता था, ठीक है, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ जो भी आप चूज़ करना चाहो वो एक है। अभी भी इसको चूज़ करना है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होगा। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है, एसए पेपर। जी हाँ, और ये भी कंप्लीट 300 मार्क्स का। जैसे जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का है, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का है, उसी तरीके से एसए पेपर भी 300 मार्क्स का है भाई। और इसमें भी आपको सवाल देखिए, पहला सवाल 2-3 आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें से किसी एक पर एसे लिखने हैं। सेकंड सेक्शन में भी उसी तरीके से 2-3 टॉपिक्स आपको देगा, उसमें से आपको एक पेज से लिखना है, ठीक है। तो 3 या 3-4 ऐसा आपको टॉपिक देगा। सेक्शन 3 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि सेक्शन 3 जो है इससे आपसे सवाल पूछेगा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स इस बार ही
बिहार के स्पेसिफिक भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में जो है वो प्रोवर्ब वगैरह दे देता है और उससे उसको उस पर एस्से राइटिंग करने को बोलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 69th का जीएस पेपर 1 है। यहाँ से आपको कुछ क्लियरिटी आपको होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए यहाँ पे दिया गया जो हमने आपको बताया। फिर यहाँ पे इसके साथ ही आपको फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, आप इस पे करो या फिर इस पे करो। समझ रहे हो बात। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको हमने पैटर्न जो बताया है उस तरीके से ये दिया गया है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इस सब में दिया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा ये शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है, 8 नंबर का, 8 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का। समझ रहे हो बात। तो इसी तरीके से ये पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। तो इसी तरीके से पीटी का जब आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको प्रॉपर पढ़ो, उसको ध्यान दो कि किस किस तरह का कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप मेंस का पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देख लो, मेंस के पिछले कई 5-6 सालों का जो क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं उनमें किस किस कीवर्ड से आपको सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाया है। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन से बना सकते हो और इससे जो है सवाल किसी भी तरीके से वहाँ पे पूछा जाएगा और इस पे आपको पढ़ना है। उसके साथ आपके पास इसका अगर प्रॉपर नोट्स तैयार है तो आप वो किस तरीके से भी दे वो आप लिख पाओगे। जैसे इलेक्शन कमीशन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, प्रेजेंट पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, बिहार और इंडिया के दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन से, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, गवर्नर से तो सवाल भरे पड़े रहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज़्म, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, ई गवर्नेंस, प्रेसिडेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसके रिलेटेड सवाल जो है बीपीएससी पूछता ही पूछता है। तो क्यों ना हम इस तरीके से अपने पीवाईक्यू पढ़ने के जब हम मेंस का पीवाईक्यू जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम क्यों ना इस तरह के जो भी कीवर्ड्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लें और वो पूरा चैप्टर्स बढ़िया से पढ़ें, उस पर नोट्स प्रिपेयर करें। समझ रहे हो बात। तब जाके हम एक प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। उम्मीद है आप अब इसको फॉलो करोगे। ठीक है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, इस तरीके से आपको आगे पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो फिर ये लेक्चर्स देना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और बीपीएससी निकालिए। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सारा कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर, और जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।